have question number 13. Question number 13 says two vectors p and q have equal magnitudes. दो वेक्टर बच्चों इस तरह से हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. If the magnitude of p plus q is k times the magnitude of p minus q. यहाँ पर p प्लस q का मैग्नीट्यूड जो बोल रहा है बच्चों वो कह रहा k टाइम्स है. k टाइम्स किसके मैग्नीट्यूड का? p माइनस q के मैग्नीट्यूड का. इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पर अगर दोनों साइड का मैं मॉडुलस लूँ तो कहानी कुछ ऐसे होगी. इधर का मॉडुलस हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस आप क्यू स्क्वायर प्लस आप 2pq कॉस थीटा ऐसे. और इधर का जो मॉडुलस होगा हो जाएगा k इंटू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस आप क्यू स्क्वायर माइनस आप 2pq कॉस थीटा ऐसे हो गया. दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं. ओके, दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस आप क्यू स्क्वायर प्लस आप 2pq कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आप 2pq कॉस थीटा ऐसे. हमें थीटा बताना है. एक चीज़ और इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड सेम है. इसका मतलब ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के जगह पर भी यानी q के स्थान पर भी p लिखा जा सकता है. तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी 2p स्क्वायर. यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स आप q के स्थान पे भी अगर p लिख देंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स आप पी स्क्वायर इंटू यहाँ के अंदर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस आप हो जाएगा के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस आप क्यू स्क्वायर को भी हम यहाँ पी स्क्वायर ही लिख लेते हैं. तो ये ऐसे बनेगा. देखिए यहाँ के अंदर बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2 टाइम्स आप पी स्क्वायर माइनस आप 2 टाइम्स आप पी स्क्वायर कॉस थीटा ऐसे हो गया. मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पी स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन हो रहा बल्कि 2p स्क्वायर और कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आप कॉस थीटा. ओके, 2p स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ से भी 2p स्क्वायर कॉमन लेंगे और दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ के अंदर बचेगा के स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस आप कॉस थीटा ऐसे. ओके, 2p स्क्वायर कॉमन होके दोनों साइड से कैंसिल हो चुका है. तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आप कॉस थीटा इक्वल टू के स्क्वायर माइनस आप के स्क्वायर कॉस थीटा. ओके, यहाँ के अंदर बच्चों अब जो सिचुएशन हमारा बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा. क्या होगा, यहाँ के अंदर इसको इधर लेके जाएं तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस थीटा. कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे और कॉस थीटा को बच्चों अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ के अंदर बचेगा 1 प्लस आप के स्क्वायर इक्वल टू इसको बच्चों हम इधर ले आए तो के स्क्वायर माइनस आप 1 ऐसे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस आप 1. और इस तरह से बच्चों हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू होएगी वो हो जाएगी बेटा के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 1. ओके, और थीटा की वैल्यू बेटा कॉस इनवर्स में यहाँ के अंदर आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 1 ऐसे. यही हमारे पास थीटा हो जाएगा. और अगर ऑप्शन में जाके बच्चों हम लोग मैच कराएं तो करेक्ट मैचिंग यहाँ के अंदर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, करेक्ट मैचिंग यहाँ के लिए जो हमारे पास होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी. ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 से at what angle should the two vectors 2p and square root 2p act so that the resultant force is p square root 10. बच्चों दो यहाँ पे फोर्सेज या दो वेक्टर्स हैं 2p एंड स्क्वायर रूट 2p और रिजल्टेंट फोर्स इन द सेंस रिजल्टेंट वेक्टर की बात यहाँ पर हुई है p स्क्वायर रूट में 10 हो जाए. बच्चों कितने एंगल पर वो एक्ट हों, यहाँ सिचुएशन ये है दो फोर्सेज या दो वेक्टर्स हैं. यहाँ पर एक वेक्टर मान लीजिए ये है और दूसरा वेक्टर बच्चों मान लीजिए b है. यहाँ पर a का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर कितना बच्चों 2p और b का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो दिया गया स्क्वायर रूट के अंदर 2p. कह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो, इन दोनों का के बीच का एंगल क्या हो कि इनका रिजल्टेंट जो जाए उसका मैग्नीट्यूड हो जाए p स्क्वायर रूट में 10. तो बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस आप बी स्क्वायर
प्लस आप 2ab cos थीटा, ओके ऐसे। और यहाँ दोनों साइड का बच्चों स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ के अंदर हमारे पास कहानी कुछ ऐसे होगी मेरे प्यारे बच्चों, आर फॉर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जो हमारे पास होगा वो होगा p स्क्वायर रूट के अंदर 10, ओके। इतने पार्ट का स्क्वायर, ये का स्क्वायर प्लस आप b का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2p है, तो 2p का स्क्वायर यानी कि बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड इतना है, स्क्वायर रूट के अंदर 2p, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 2p का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ के अंदर आ जाएगा 2p इंटू पी, यानी माफ करिएगा 2 ये इंटू बी, 2p इंटू स्क्वायर रूट 2p, तो आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2p स्क्वायर, ओके कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इधर से हमारे पास आ गया p स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे मैं यही कर देता हूं, तो p स्क्वायर स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 10 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 10p स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप चाहो p स्क्वायर दोनों साइड से हटा लो, कॉमन होगा p स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां बचेगा 10 इक्वल टू 4 प्लस 2 6, यहाँ के अंदर आ गया 6 प्लस आप 4 स्क्वायर रूट के अंदर 2 कॉस थीटा, ऐसे आ गया। तो बच्चों 4 स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, इतने की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, और इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों 4 कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अगर कॉस थीटा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आ गया बच्चों, तो यहाँ के लिए थीटा की जो वैल्यू हमारे पास होएगी, थीटा की वैल्यू जो यहाँ के अंदर बच्चों होगी वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 45 डिग्री, ऐसे। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। और इस तरह से करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो मैच करता हुआ दिख रहा हमें वो होगा बच्चों ऑप्शन ए। ठीक, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन ए। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज मॉडुलस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये क्रॉस बी, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का मतलब बच्चों ये डॉट बी, ऐसे हो गया। यहाँ पर उसने कहा मॉडुलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3 टाइम्स ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट। उसके स्केलर प्रोडक्ट का कितना है बच्चों, 1 बाई स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, ऐसे। ठीक है, हमसे कहा गया एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा ये बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ ये डॉट बी का मतलब हो जाएगा ये बी कॉस थीटा, ऐसे। यहाँ पर ए बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब बच्चों थीटा की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ के अंदर हो जाएगा वो होगा कितना, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर 30 डिग्री हो जाएगा लाइक दिस। और यहाँ पर इस तरह से थीटा को हम फाइंड आउट करेंगे, पाई बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक, और ऑप्शन जो करेक्ट यहाँ के अंदर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ये। देखा जा सकता है करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। 16वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों। कहा गया वेक्टर p इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस a इंटू के कैप। यहाँ पर कोई वेक्टर p है बेटा, वेक्टर p हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ i कैप, और यहाँ पे है माइनस 2 टाइम्स ऑफ j कैप, और यहाँ पर है बच्चों प्लस ये टाइम्स ऑफ k कैप, ऐसे। इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q। वेक्टर q यहाँ के लिए बेटा जो है वो हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ i कैप, यहाँ पे है बच्चों प्लस कितना है j कैप, और यहाँ पे है माइनस ऑफ k कैप, ऐसे ऐसे। कहा गया वैल्यू ऑफ ये a की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी, और साथ ही साथ बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बच्चों अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। यहाँ पर p डॉट q लिखेंगे, क्या आना चाहिए 0। और अगर यहाँ से सॉल्व करके निकालें तो p डॉट q का मतलब हो गया 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6
-2 इंटू +1 -2 और ये इंटू -1 माइनस ये। बच्चों ये वैल्यू 0 आना चाहिए, इसलिए 0 आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से मुझे मिला 4 माइनस ये इक्वल टू 0 और 4 माइनस ये अगर 0 है तो ये की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा 4। ये की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर 4 आ गया। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हमें दिख रहा है बच्चों, ये की वैल्यू 4 आ रहा है। करेक्ट चॉइस यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो होगा ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, now let's proceed now to question number next one. We have question number 17. Question number 17 says angles which the vector this makes with coordinate axis. कोई वेक्टर बच्चों हमें गिवन है ये इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आई कैप, यहाँ पर बच्चों 3 टाइम्स ऑफ आई कैप हो गया, प्लस 6 टाइम्स ऑफ जे कैप, एंड यहाँ के अंदर बच्चों प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के कैप। ऐसे हमसे कहा गया मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर। ये जो वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो बच्चों एंगल मान लिया एक्स एक्सिस के साथ ही वेक्टर के द्वारा एक्स के साथ बनाया जाने वाला एंगल अल्फा है, वाई के साथ बनाया जाने वाला एंगल बीटा है और जेड के साथ बनाया जाने वाला एंगल सपोज गामा है। तो आप लोगों को मैंने बताया था बेटा डायरेक्शन कोजाइंस निकालना, वही यहाँ के लिए निकाल लेते हैं, आसान रहेगा यहाँ पर। और कॉस इनवर्स में हमारे आंसर्स भी हैं। अगर इस वेक्टर के द्वारा पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया जाने वाला एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा निकालेंगे, इसी तरह से इसके द्वारा वाई के साथ बीटा है तो कॉस बीटा निकाल लेंगे, कॉस गामा। आपको याद होगा डायरेक्शन कोजाइंस निकालने में कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी ये एक्स अपान ये, कॉस बीटा की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आएगी बच्चों होगी ये जेड अपान ये, और कॉस गामा की वैल्यू जो यहाँ के अंदर माफ करिएगा बीटा में यहाँ ये वाई रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा ये जेड अपान ये x का मतलब बच्चों यहाँ के अंदर हो गया 3। ये का मतलब होगा अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूं, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ये का निकालूं, तो बच्चों निकाल के चेक कर लेते हैं। ये का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 6 का स्क्वायर मीन्स 36, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, स्क्वायर रूट के अंदर 49 मीन्स 7 आ जाएगा। तो ये के जगह पर बच्चों यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। इसी तरह कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितना बच्चों, ये वाई हमारा 6 है, 6/7, और कॉस गामा की वैल्यू देखेंगे तो 2 क्या आ जाएगा 7, यहाँ के अंदर 2/7। यहाँ से बच्चों अगर देखें कॉस अल्फा इक्वल टू दिस, तो यहाँ के अंदर अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/7। ऐसे यहाँ पे हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा 6/7, और यहाँ के अंदर बच्चों कॉस गामा की वैल्यू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना बच्चों 2/7। ऐसे यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन इस्टेब्लिश होगा। तो करेक्ट मैचिंग जो यहाँ पर हमें दिख रहा है बच्चों वो दिख रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, करेक्ट मैचिंग जो हमारा दिख रहा है ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ के लिए सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए। ठीक, option A would be the correct choice in this particular question. Now let's proceed to question number next. We have question number 18, 18वां प्रश्न। बच्चों यहाँ पे कहा गया है गिवन वेक्टर ये इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, दिया गया वेक्टर ये दिस इज इक्वल टू 3i कैप प्लस आप 4 टाइम्स ऑफ j कैप, एंड वेक्टर बी बच्चों हमको गिवन है दिस इज 6 टाइम्स ऑफ आई कैप एंड प्लस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ जे कैप। ऐसे हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा यहाँ करेक्ट है। आप देखें पहला ऑप्शन लिखा ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 50। बच्चों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कोई वेक्टर ही बनाएगा, तो यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस करके स्केलर लिखा हुआ जो कि गलत होगा, वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आएगा, स्केलर नहीं आ सकता। बी ऑप्शन में जाएं, ये का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों ये का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस आप 4 स्क्वायर, यहाँ जे वाला कंपोनेंट है ही नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 5
सॉल्व करेंगे 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट बच्चों 5 होगा और यहाँ पर 36 + 64 यानी 100 आ गया। इसका स्क्वायर रूट मेरे पास क्या होगा, यहाँ के अंदर 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा यानी कि 1/2 ऐसे। और करेक्ट चॉइस इस तरह से हमारे पास जो आएगा यहाँ के लिए बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों देखें आप लोग, कह रहे हैं वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज वी। मीन पोजीशन पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन हियर वी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड विल बी। यहाँ के अंदर बच्चों मीन पोजीशन पर वेलोसिटी को हम मैक्सिमम वेलोसिटी बोल सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम होगी और उसको उन्होंने लिखा v है, v मैक्स, जो कि बच्चों यहाँ पर ये ओमेगा के बराबर होगा बाई फार्मूला, वो v के बराबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन जी ने ऐसा दिया हुआ है। अब हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए उस समय पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो एट ये डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब x इक्वल टू ये बाई 2 वाले पोजीशन पर पूछा गया v की वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। बच्चों ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर इन दी सेंस बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर ही रहेगा और x स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर बाई 4। बेटा इसे सॉल्व करोगे तो ओमेगा, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 3/4, स्क्वायर रूट के अंदर 3/4 ये स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। बच्चों इसका मतलब आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 टाइम्स ऑफ ये ओमेगा और ये ओमेगा हमारा v के बराबर है। देखिए तो यहाँ पर जो वेलोसिटी मुझे मिलेगा बच्चों वो वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ के अंदर v। यही हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, और करेक्ट आंसर अगर इतना है तो चॉइस वाइज अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के लिए जो होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन दैट वी विल टेक हियर दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, ओके। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। now let's proceed down to question number next. We have question number 20. Question number 20 says when a particle executes SHM there is always constant ratio between its displacement and डिस्प्लेसमेंट और किसके बीच का रेशियो बच्चों कांस्टेंट रहेगा। पहले ऑप्शन में दिया गया वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेज वेलोसिटी ये बच्चों रेशियो निकालूं तो x डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों ये स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ कहीं से कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों, अगर x कैंसिल हो जाता जो कि वेरिएबल है तो मैं मान लेता कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये वाला टर्म जो हमारे पास आएगा वो वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ x आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है। अगर ये वेरिएबल टर्म ना होता इसमें तो मैं मान लेता ये कांस्टेंट है। दूसरा ऑप्शन अगर चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर है x डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। बच्चों यहाँ के अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो x कैंसिल हो गया, आ गया -1 ओमेगा स्क्वायर। किसी गिवन एसएचएम के लिए, किसी दिए गए किसी डेफिनिट एसएचएम के लिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ के अंदर ओमेगा या टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए क्या होता है कांस्टेंट। तो ये वाली वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी कांस्टेंट। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ x बाई ये यानी डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर एक्सीलरेशन से एसएचएम में लेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगा। और इस तरह से बेटा जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज if both spring constants K1 and K2 are increased to 4 K1 and K2 respectively, what will be the new
फ्रीक्वेंसी इफ एफ वाज दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये देखिए कि स्प्रिंग ऐसे एक नहीं बल्कि दो स्प्रिंग्स हैं, ये दोनों साइड से फिक्स हैं, ऐसे यहाँ एक मास अटैच है, इधर से एक दूसरा स्प्रिंग ऐसे है, ठीक है। यहाँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, K2 है, ये मास m है। तो अगर बच्चों इधर का इंड फिक्स है और इधर का भी इंड फिक्स है, तो अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे, ये वाले स्प्रिंग को K2 को अगर कंप्रेस किया तो ये वाला एक्सटेंड होगा। कंप्रेशन या एक्सटेंशन हर हाल में क्या हो रहा है, सेम। तो ये दोनों स्प्रिंग्स जो हैं बच्चों, ये दोनों पैरेलल में ट्रीट किए जाएंगे और K इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, K1 प्लस आप K2, ऐसे ये हमारे पास K इक्विवेलेंट आ गया। समझिएगा सब लोग। यहाँ के अंदर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा K1 प्लस आप K2, K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई मास m, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी पहले था। सवाल में कहा गया कि सर ऐसा है जब K को 4K1, K1 को 4K1 और K2 को भी 4K2 कर दिया गया तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो बच्चों नाउ अब क्या होगा, नई फ्रीक्वेंसी सपोज करिए f डैश है, तो बाई फार्मूला आएगा 1/2 पाई, स्क्वायर रूट के अंदर 4K1 प्लस 4K2, तो 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ऐसे 4K1 प्लस 4K2, तो 4 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, डिवाइडेड बाई m। बेटा यहाँ पर ये मेरे पास 4 को बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/2 पाई, स्क्वायर रूट के अंदर K1 प्लस आप K2 डिवाइडेड बाई m। ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने इनक्लोज किया है, ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पर f के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि नई फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होएगी वो 2 टाइम्स ऑफ f के इक्वल होगी। बच्चों यहाँ के लिए ये चीज़ दिख रहा है, और इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के लिए होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। यहाँ के लिए जो हम लोग करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। दिस was the solution for the question number 21. Now let's proceed to question number next. We have question number 22. Question number 22 says the period of a particle executing SHM is 8 seconds. Okay. At t equal to 0, it is at mean position. Ratio of the distance covered by particle in first second to the second second. बच्चों समझिएगा, यहाँ के अंदर ये हमारा लाइन है जिसमें SHM हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 वाला पोजीशन रहा, और ये रहा x इक्वल टू प्लस ये वाला पोजीशन, और यहाँ पर कहीं रहा x इक्वल टू माइनस ये वाला पोजीशन। बच्चों करा पार्टिकल SHM जो कर रहा है वो x इक्वल टू 0 से मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल फेज इसका मैं 0 मान के चलूँगा इन जनरल। ऐसे केस में बच्चों इसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज जो कि क्या है 0, ठीक है। हमसे कहा डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर हमसे पूछा डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेकेंड। 8 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4 के बराबर टाइम लेगा, यानी कि t/4 के बराबर इन द सेंस 8/4, यहाँ पर t/4 के बराबर मतलब 8/4 यानी 2 सेकेंड का समय लेगा। तो फर्स्ट सेकेंड में और सेकेंड सेकेंड में इधर ही जा रहा होगा, 2 सेकेंड तक तो इधर ही जा रहा होगा। यहाँ जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो क्या होगा, मान लिया t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ पे है और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पक्का है यहाँ पे होगा, टाइम पीरियड का 1/4 टाइम लिया होगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू सपोज x1 है और ये वाली वैल्यू सपोज करिए बच्चों x2 है। ये रेशियो मुझे बताना है क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो मुझे बताना है क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों हमारा जो फार्मूला बना इस केस में SHM का वो कुछ ऐसा बना, क्योंकि इनिशियल फेज 0 था। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, जरा हम x की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर x की वैल्यू x1 के बराबर, इट मीन्स बेटा x1 इक्वल टू ये साइन ऑफ, यहाँ के अंदर ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई कैपिटल T, और कैपिटल T का मतलब
इंटू स्मॉल टी, और स्मॉल टी की जगह क्या हो गया 1, ठीक है। और इस तरह से बच्चों x1 इक्वल टू आ जाएगा ये साइन ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा 4, ऐसे, ठीक है बेटा। साइन पाई बाई 4 साइन 45 इन द सेंस 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो x1 की वैल्यू बेटा हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2, ये x1 आ गया मेरा, ठीक है, ये वैल्यू x1 का आ गया। x2 फाइंड आउट करना, ये सेकंड दूसरे सेकंड में x2 चला। तो अब अगर मैं यहां पर कहूं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहां रहा होगा, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू तो हमेशा मीन पोजीशन से ली जाती है ना। इस इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा मीन पोजीशन से ली जाएगी। तो x की जगह पे हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू आ जाएगा ये साइन आप बच्चों यहां के अंदर ओमेगा टी, ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई कैपिटल टी जो कि 8 है, इनटू बच्चों स्मॉल टी जो कि क्या है 2 है। और इस तरह से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये तो वैसे भी स्पष्ट है, x1 प्लस x2 इक्वल टू ये के बराबर, ना भी निकालते तो भी पता है कि इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी यहाँ पर t/4 वाले समय पे यहाँ पे होगा, निकाला तो भी वही आया, यहाँ निकाल दिया है तो बच्चों वही आया साइन पाई बाई 2। x1 प्लस x2 बच्चों यहाँ के लिए आ गया ये, हमसे पूछा है x1 बाई x2 रेशियो पहले सेकंड में चला गया डिस्टेंस और दूसरे सेकंड में सेकंड यहाँ के अंदर बच्चों अब देखिए x1 जो मैंने निकाला था वो था ये बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस ऑफ x2 इक्वल टू ये, यानी x2 की वैल्यू बेटा ये कॉमन हो जाएगा, ये बाई स्क्वायर रूट 2 को उधर ले जाएंगे, यहाँ के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2, ऐसे ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, सब लोग देखो x2 की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2, ऐसे आ गया। अब यहाँ मुझे पता करना x1 बाई x2 क्या होगा। बेटा यहाँ देखो x1 ये चमक रहा है इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। x1 बाई x2 अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये बाई स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे इतना आ जाएगा, सब कुछ कट करने के बाद आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 1, ऐसे। अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए एक चीज और दिमाग लगाएंगे कि अगर इसके कॉन्जुगेट से इन द सेंस स्क्वायर रूट में 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशियो बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस स्क्वायर रूट के प्लस 1, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 1 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 1। बच्चों यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, यानी कि बच्चों यहाँ के अंदर क्या आ गया 1, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। और इस तरह से बेटा करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक। Option D would be the correct choice in this particular question. Now let's proceed down to question number next one.